ओके, आवाज आ रही है मेरी? आवाज अटक रही है थोड़ी। ओके, एक सेकेंड। ओके, सो अब क्लियर है आवाज? हाँ। अच्छा, सो वहां हमने जो है वो रिकॉइल ऑफ द गन के लिए जो है वो फॉर्मूला निकाला दैट रिकॉइल ऑफ द गन इज इक्वल टू mass of bullet, velocity of the bullet divided by mass of the gun, जिसके साथ हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा था। तो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था कि नेगेटिव साइन क्या शो कर रही है। सो नेगेटिव साइन shows that gun will move opposite to the direction of bullet। गन की जो डायरेक्शन होगी वो बुलेट की डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन हो, ऑपोजिट टू दी बुलेट। क्लियर है ये नेगेटिव साइन का मतलब? और जो गन की वेलोसिटी है वो भी नेगेटिव होगी। गन की जो वेलोसिटी है, जो भी आंसर आएगा, बिकॉज फॉर्मूले के अंदर ही माइनस आ रहा है, इसका मतलब गन की जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है। और नेगेटिव इसलिए है बिकॉज नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि अगर बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है सो द गन विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है यहां तक? हाँ। ओके, सो बुलेट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, गन जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब जब ये दोनों जो है वो रेस्ट में थे, ये हमारे पास गन थी और बुलेट जो है वो इसके अंदर मौजूद थी, दोनों की वेलोसिटी जीरो थी, दोनों के जो मोमेंटम है वो भी जीरो थे। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ बुलेट की वेलोसिटी और गन की वेलोसिटी में ज्यादा कौन सी होगी? बुलेट की वेलोसिटी। बुलेट की वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होगी। बिल्कुल इसी तरह से मुझे ये बताओ कि गन का मोमेंटम और बुलेट के मोमेंटम में ज्यादा कौन सा होगा? बुलेट का मोमेंटम। बुलेट का मोमेंटम ज्यादा होगा। हाँ, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज्यादा है इसलिए। वेलोसिटी ज्यादा है बुलेट की, बट मास उसका बहुत कम है। इसी तरह से गन की वेलोसिटी कम है, बट बुलेट से कंपैरेटिवली इसका जो बुलेट के कंपैरेटिवली मास जो है वो गन का बहुत ज्यादा है। हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात कर रहे हैं, हमने इस सिस्टम के ऊपर जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया है। सो दोनों बॉडीज का जो मोमेंटम है वो सेम होगा। बुलेट का मोमेंटम फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो गन का मोमेंटम जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर बुलेट के मोमेंटम को मैं पॉजिटिव ले लूं तो गन का मोमेंटम जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो नेगेटिव कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर बुलेट का मोमेंटम है 200 न्यूटन सेकेंड, इट इज द मोमेंटम ऑफ बुलेट। सो मोमेंटम ऑफ गन विल बी इक्वल टू -200 न्यूटन सेकेंड। अब मुझे बताओ टोटल कितना आएगा? 200 न्यूटन सेकेंड। हमारे पास बुलेट का मोमेंटम है 200 और जो गन का मोमेंटम है इट इज -200। जब इन दोनों का टोटल निकालेंगे तो टोटल कितना आएगा? जीरो। टोटल जीरो आएगा, और जीरो ही आना चाहिए। क्यों जीरो आना चाहिए? बिकॉज फायर करने से पहले जो टोटल मोमेंटम था वो जीरो था। फायर करने के बाद टोटल मोमेंटम सेम रहना चाहिए, ना मोमेंटम इंक्रीज होगा ना टोटल मोमेंटम डिक्रीज होगा। सो अगर फायर करने से पहले टोटल मोमेंटम जीरो है तो फायर करने के बाद भी हमारा जो टोटल मोमेंटम है वो जीरो आएगा। सो यहाँ मैंने ये इसीलिए लिखा था कि वेलोसिटी बुलेट की ज्यादा होगी, गन की कम होगी।
और जो मास है वो गन का ज्यादा होगा, बुलेट का कम होगा, बट जो मोमेंटम है बुलेट का और गन का वो सेम होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, और इनका जो टोटल मोमेंटम है वो बिल्कुल सेम आएगा, जो कि हमने यहाँ पे इनिशियल फायर करने से पहले टोटल मोमेंटम निकाला था, दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक बताओ, क्या आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक में? डेरिवेशन आ रही है, डेरिवेशन बताओ कौन सी है? नेक्स्ट टॉपिक है determine the velocity after collision of two objects having the same and different masses using the law of conservation of momentum. बिल्कुल ठीक है, ये भी हमने कल जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करके किया था, और इसके भी मैंने प्रॉब्लम्स तुम्हें करने को दी थी, जो तुमने सॉल्व करके भी मुझे दिखाया था। वही फॉर्मूला इसके अंदर यूज करना है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। मैंने वहां बताया था कि इसके अंदर टोटल कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं हमारे पास? 6. यहाँ हमारे पास टोटल जो है वो 6 वेरिएबल्स आ रहे हैं। इन 6 में से कितने गिवन होने चाहिए हमें? 5. टोटल 5 जो है वो उसके अंदर वेरिएबल्स, अगर कोई भी 5 वेरिएबल्स अगर हमें गिवन हो, तो रिमेनिंग जो हमारा एक वो है, रिमेनिंग जो हमारा एक वेरिएबल बच जाएगा, उस वेरिएबल को जो है वो हम इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो फोर्सेस से रिलेटेड जो है वो हम बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस को समझ लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो एक लॉ ऑफ सेफ्टी मेजर्स रिलेटेड टू मोमेंटम की एग्जांपल्स हैं, वो हम जो है वो कुछ दो तीन टॉपिक्स पढ़ने के बाद जो है वो सॉल्व करेंगे। सो अभी हम देखते हैं एक और डेफिनेशन, दैट इज बैलेंस्ड फोर्सेस and unbalanced forces। कि बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती हैं और अनबैलेंस्ड फोर्सेस जो है वो क्या होती हैं। सो बैलेंस्ड फोर्सेस का मतलब है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लग रही हो और तमाम फोर्सेस का जो सम है वो 0 आए, इफ सम ऑफ all forces equals to 0, तमाम फोर्सेस का सम 0 आए, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर तमाम फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर रही हैं तो हम उन फोर्सेस को जो है वो बैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास सरफेस के ऊपर जो है वो एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक का जो वेट फोर्स है वो एक्ट कर रहा है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जो रिएक्शन फोर्स है इसके ऊपर, अच्छा वेट और मास वाला ऐसे लो किया हमने? नहीं, सिर्फ मोमेंटम और फोर्स वाला क्या है? वो ऐसे लो चैप्टर 3 में, चैप्टर 2 में। ठीक है, वो आगे आ रहा है। नेक्स्ट हमारा ऐसे लो यही है, वेट और मास वाला। सो यहाँ मैंने एक ब्लॉक को फ्लोर के ऊपर रखा हुआ है और उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। इसी तरह से फ्लोर इस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है दैट इज रिएक्शन फोर्स, और ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर जो दो फोर्सेस लग रही हैं, रिएक्शन फोर्स एंड वेट फोर्स। सो अगर मैं इस फ्लोर के ऊपर इस तरह से किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करता हूं तो ये ऑब्जेक्ट ना तो रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन में ऊपर मूव करता है, ना तो वेट फोर्स की डायरेक्शन में नीचे की तरफ मूव करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों फोर्सेस इसके ऊपर अप्लाई हो रही हैं दे आर इक्वल, और ये दोनों फोर्सेस जो है वो बैलेंस फोर्सेस कहलाएंगी एक दूसरे के लिए। सो हम ये भी कह सकते हैं कि नेट फोर्स जो इस बॉडी के ऊपर लग रही है वो 0 लग रही है, कोई नेट फोर्स इसके ऊपर नहीं लग रही। बिल्कुल इसी तरह से एक और एग्जांपल है,
लाइक फॉर एग्जांपल मैंने सीलिंग के साथ एक स्ट्रिंग लिया और स्ट्रिंग के साथ एक ब्लॉक को यहाँ पर हैंग कर दिया। जब इसको हैंग किया मैंने, सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, दैट इज वेट फोर्स, और जो अपवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लग रही है, इट इज द टेंशन फोर्स। सो वेट फोर्स, और ये जो ब्लॉक है वो इसी तरह हैंग करता रहेगा, ना तो वेट फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा, ना तो ये टेंशन फोर्स की डायरेक्शन में अपवर्ड मूव करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि टेंशन फोर्स और वेट फोर्स जो इसके ऊपर अप्लाई हो रही है वो दोनों बराबर है। इट्स मीन कि जो नेट फोर्स इस बॉडी के ऊपर लग रही है, इट इज इक्वल टू 0। समझ आई ये दोनों एग्जांपल्स? हाँ। बिल्कुल इसी तरह से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को जो है वो एक पर्सन इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है विद 10 न्यूटन, और एक पर्सन है जो कि इसी डायरेक्शन में पुल कर रहा है विद 20 न्यूटन्स। इसी तरह से इस डायरेक्शन के अंदर भी हमारे पास एक पर्सन है 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, सेकेंड पर्सन है जो कि इस ब्लॉक को 10 न्यूटन से ही पुल कर रहा है, इट इज 10 न्यूटन, और एक और थर्ड पर्सन है जो कि इसको सेम डायरेक्शन में 10 न्यूटन में पुल कर रहा है। अब मुझे बताओ कि ब्लॉक जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? कहीं पे भी नहीं मूव करेगा। कहीं पर भी मूव नहीं करेगा। एंड क्यों मूव नहीं करेगा किसी भी डायरेक्शन में? क्योंकि दोनों डायरेक्शन में जो फोर्सेस है उनका सम इक्वल ही है। बिकॉज दोनों डायरेक्शन में जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, द सम ऑफ फोर्सेस इज इक्वल। राइट साइड में भी हमारे पास जो टोटल फोर्स है वो 30 न्यूटन है, और लेफ्ट साइड के ऊपर भी जो टोटल फोर्स है 30 न्यूटन है। इसका मतलब है तमाम फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर रही हैं। इट्स मीन दैट कि यहाँ पर भी जो है वो नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। तो ये बॉडी भी जो है वो बैलेंस बॉडी कहलाएगी, और ये तमाम फोर्सेस भी जो है वो बैलेंस फोर्सेस कहलाएगी, बिकॉज सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉडी 0, और नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, ये भी हम कह सकते हैं। यहां तक समझ आ गया? हाँ। ओके। इसी तरह से लेट सपोज एक पैराशूटिस्ट है जो कि फॉल कर रहा है। पैराशूटिस्ट जब जंप करता है तो जंप करने के स्टार्टिंग टाइम में जो है वो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती है, बट एक ऐसा टाइम आता है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाती है। वो फॉल कर रहा होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से जो है वो पैराशूटिस्ट फॉल करता है। तो इसके ऊपर भी जो है वो दो फोर्सेस, मिनिमम दो फोर्सेस अप्लाई होती है। One is the weight force of this parachutist acting downward, and the other force is the air friction. एयर फ्रिक्शन है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही होती है, और स्टार्टिंग में जंप करने के दौरान एयर फ्रिक्शन नहीं होती, सिर्फ वेट फोर्स होता है, जिसकी वजह से उसकी जो स्पीड है वो बढ़ती जाती है। स्पीड बढ़ते बढ़ते साथ साथ एयर फ्रिक्शन भी इंक्रीज हो रही होती है। तो एक ऐसा टाइम आता है कि दिस फ्रिक्शन बिकम्स इक्वल टू द वेट फोर्स। ये दोनों जो है वो एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, और जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तब बॉडी की या पैराशूटिस्ट की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाती है। सो अगेन दीज टू फोर्सेस आर 0, तो हम कहेंगे कि जब पैराशूटिस्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल कर रहा है, दिस मींस दैट net force acting on this parachutist is equal to 0। ये वाली एग्जांपल समझ आई? हाँ। अब यहां मैंने जो है वो 4 एग्जांपल्स दिए। चारों एग्जांपल्स के अंदर कॉमन क्या है? वेट। इसके अलावा? दोनों फोर्स जो कि नेट फोर्स है वो 0 है दोनों की, तीनों तमाम की। एग्जाम्पल्स के अंदर जो नेट फोर्स है वो 0 है। यहाँ भी नेट फोर्स 0 है, यहाँ भी नेट फोर्स 0, यहाँ भी नेट फोर्स 0, एंड यहाँ भी नेट फोर्स 0। तमाम एग्जाम्पल्स के अंदर नेट फोर्स 0 है। इसका मतलब है तमाम सिस्टम में चारों एग्जाम्पल्स के अंदर जो फोर्सेस लग रही हैं दे आर
बैलेंस्ड फोर्सेस। अच्छा, इसके अलावा ये फर्स्ट एग्जाम्पल, ये सेकंड एग्जाम्पल और ये थर्ड एग्जाम्पल, तीनों एग्जाम्पल्स के अंदर जो बॉडी है वो रेस्ट पे मौजूद है। इन दिस केस बॉडी इज एट रेस्ट, यहाँ पर भी जो बॉडी है वो रेस्ट में है और यहाँ पर भी बॉडी जो है वो रेस्ट में है। जबकि जो मैंने यहाँ फोर्थ एग्जाम्पल दी, बॉडी रेस्ट में नहीं है बल्कि बॉडी मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। सो तीनों एग्जाम्पल्स के अंदर बॉडी रेस्ट में थी बिकॉज नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल कर रही थी बट स्टिल नेट फोर्स इज 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नेट फोर्स 0 है तो बॉडी कैन बी एट रेस्ट एज वेल एज बॉडी कैन बी इन मोशन। बट अगर बॉडी मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो हमेशा कांस्टेंट होगी और जो फोर्सेस लग रही हैं वो बैलेंस्ड होगी। ये जो बात मैंने एक पॉइंट समझाया है वो समझ आया? हाँ। ठीक है। सो नेट फोर्स जो है वो दोबारा प्रीवियस पे आ जाते हैं कि यहाँ हमने इसको इस तरह एक्सप्लेन किया कि नेट फोर्स बैलेंस फोर्स का, फोर्सेस का मतलब है कि ऐसा सिस्टम या ऐसी बॉडी है जिसमें नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 दो तरह से हो सकती है। अगर नेट फोर्स 0 हो तो बॉडी जो है वो रेस्ट में होगी, या अगर बॉडी नेट फोर्स 0 हो तो बॉडी जो है वो मोशन में होगी। और मोशन भी कैसा होना चाहिए? मोशन ऐसा हो कि जिसमें वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो। सो बैलेंस फोर्सेस को मैं ऐसे भी एक्सप्लेन या डिफाइन कर सकता हूं दैट इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट or body moving with constant velocity, then the forces acting on that body are balanced. तो मैं यहाँ उसको डिफाइन कर देता हूं। if our body is at rest or moving with constant velocity, then forces acting on it are balanced. दूसरी वाली डेफिनेशन भी समझ आ गई? हाँ। ठीक है। सो अब अनबैलेंस फोर्स को खुद से डिफाइन करो। It doesn't have a constant velocity. और Net force is not 0. बिल्कुल सही है। द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज नॉट इक्वल टू 0। तमाम फोर्सेस का जो सम है वो 0 नहीं है। इसका मतलब है दोस फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड फोर्सेस। इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि if the net force acting on a body is not 0 then the forces are unbalanced. इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि if a body is moving if a body is moving with variable velocity, then we can say that the body forces acting on a body are unbalanced forces. Definition clear है? हाँ। ओके ओके। सो हम जो है वो उसको यहीं तक स्टॉप करते हैं। इसी बैलेंस फोर्सेस और अनबैलेंस फोर्सेस के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो अपने न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है यहाँ तक? मुझे क्वेश्चन था। हाँ पूछो। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर पानी में फ्लोट कर रहा है तो उस पर वेट फोर्स एक्ट कर रही होती है डाउनवर्ड्स, और बॉयंसी जो फोर्स होती है और अपवर्ड डायरेक्ट मतलब अपवर्ड एक्ट कर रही होती है, तो वो अनबैलेंस फोर्स हुई या फिर बैलेंस्ड फोर्स हुई? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास जो है वो एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर जो है वो मैंने वाटर फिल कर दिया। ठीक है। अब मेरे पास देखो दो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक मेरे पास एक मेटल का बॉल है, ठीक है, और एक मेरे पास जो है वो सिंपल हॉलो बॉल है। हॉलो बॉल समझ आया क्या होता है? इसके अंदर कोई भी डेंसिटी नहीं होती नहीं, या कोई इसकी भी कोई डेंसिटी डेंसिटी नहीं। नहीं होती?
नहीं नहीं नहीं, हॉलो बॉल का मतलब है वो अंदर से खाली है, मतलब अंदर हवा भरी हुई है, लाइक फुटबॉल होता है ना, अंदर हवा होती है। या फिर बॉल को छोड़ दो, सिंपल और सिंपल सी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। एक मेटल का बॉल है और मेरे पास जो है वो एक बलून है, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? अटक रही है आवाज आपकी। ओके, सो यहाँ मेरे पास जो है वो एक मेटल का बॉल मौजूद है, इसको मैंने जो है वो सरफेस के ऊपर जो है वो लाया और सरफेस पे लाके ड्रॉप कर दिया, मतलब रिलीज कर दिया, थ्रो नहीं किया, सिर्फ रिलीज कर दिया। रिलीज करने से क्या होगा? मेटल बॉल सिंक, मतलब वो सिंक हो जाएगा। फॉल कर जाएगा, मेटल बॉल जो है वो फॉल कर जाएगा। और जब फॉल कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे ही मैंने इसको लिक्विड के अंदर डिप किया तो इसके ऊपर दो फोर्सेस आ गई। एक तो वेट फोर्स जो कि ऑलरेडी इसका था, और दूसरी तुमने कहा बॉयंट फोर्स, दैट इज आल्सो नोन एज अपथ्रस्ट फोर्स। सो ये दोनों उसके ऊपर अप्लाई हो रही हैं। अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग गया, तो अब मुझे बताओ कौन सी फोर्स ज्यादा थी? वेट फोर्स। वेट फोर्स ज्यादा थी। तो आप मुझे बताओ, क्या ये बॉल जो है वो बैलेंस था, या जो ये फोर्सेस थी वो बैलेंस थी? अनबैलेंस थी। ये जो एग्जाम्पल थी वो बिल्कुल सही है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस की थी। अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से ये बॉल जो है वो फॉल कर गई। इसी तरह से मैंने एक बलून लिया, बलून को इस सरफेस पे, वाटर के सरफेस पे लाके मैंने रिलीज कर दिया। तो क्या होगा अब? बलून फ्लोट करेगा। बलून जो है वो मूव नहीं करेगा, बलून स्टैटिक रहेगा ऑन द सरफेस, बट स्टिल इसके ऊपर फोर्स लग रही है। वन इज वेट फोर्स एंड द अदर इज बॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स। अब मुझे बताओ कि कौन सी फोर्स बड़ी है? दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी। दोनों फोर्सेस जो है वो इक्वल है। अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट। तो जब दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, इसका मतलब नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो है। तो इट्स मीन ये एग्जांपल हमारी जो है वो बैलेंस फोर्सेस की है, ठीक है। ओके। ओके, सो नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर हम जो है वो न्यूटन के लॉ से स्टार्ट करेंगे, ओके। ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।